सीरीज़ में फाइनली हम अपने अंतिम कक्षाओं की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा थर्ड लास्ट वीडियो है और हम 2014 से लगाकर 18 तक के हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हें बखूबी अच्छे तरीके से कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो आज जो हमारे सामने प्रश्न है वो है कि भारत में शुष्क कृषि प्रदेशों का वर्णन करते हुए उनकी समस्या विकास के उपाय बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 मार्कर में है, तो मैं पहले इसको 300 शब्दों 15 मार्कर के अनुसार लिखूंगा। देन इसके अलावा आपको ये भी बता दूंगा कि इसको फिर हम 11 मार्कर या 200 शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है। और अगर आप में से कुछ छात्र नए हों तो आपको बता दूं, बाकायदा इसके लिए प्लेलिस्ट है जियोग्राफी की पूरी, लगभग 80 प्लस उसमें वीडियो हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा चैनल पर, वहाँ पर आपको मिलेगा जियोग्राफी और पेपर सोल्यूशन, जहाँ पर सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाए। देन इसके अलावा पेपर थर्ड के लिए स्पेशल क्लासेस मैंने शुरू कर दी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर पूरा का पूरा 300 नंबर में आपको ईमानदारी से कवर करवाने वाला हूँ। डेमो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जाकर आप ज़रूर देखिएगा। अब ये जो प्रश्न पूछा है शुष्क कृषि प्रदेश, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुना होगा और मैं जियोग्राफी में हमेशा कहता आया हूँ कि वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा है। तो अब आपको इसी वीडियो में जानने को मिल जाएगा शुष्क कृषि प्रदेश क्या हैं, समस्या और विकास के उपाय बताइए। तो शुरुआत करेंगे हम भूमिका के साथ में। 3 शब्दों में लिखना है तो थोड़ा सा विस्तृत हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भूमिका हम लिखेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता अलग अलग है, किंतु यहाँ अधिकांश कृषि मौसम पर निर्भर है, जिससे एक बड़ा भूभाग शुष्क प्रदेश के रूप में उभर कर आता है। तो अब आपको समझ में आ गया, शुष्क प्रदेश यानी कि जहाँ पर जो बारिश है वो कम होती है उसे हम क्या कहेंगे, शुष्क प्रदेश कहेंगे। तो यहाँ पर अब आगे हम शुष्क प्रदेश को भी थोड़ा डिफाइन करेंगे कि प्रायः वे प्रदेश जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश है शुष्क प्रदेश कहलाते हैं। कहीं पर ये यहाँ पर ये भी मिल जाएगा, 100 सेंटीमीटर तक भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा भारत का पश्चिमी क्षेत्र इसी की पट्टी के रूप में है, यानी कि भारत का जितना भी पश्चिमी इलाका है वो अधिकांशतः शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो पंजाब से तमिलनाडु तक हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, कर्नाटक का पठारी भाग, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, छोटे तटीय क्षेत्र छोड़, ठीक है, संपूर्ण तमिलनाडु शामिल है। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया है कि भारत में शुष्क प्रदेश के क्षेत्र कौन कौन से, हालांकि आगे हम उनको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, लेकिन अब आपको मोटा मोटा रूप में भी समझ में आ गया होगा कि शुष्क प्रदेश यानी भारत का लगभग अधिकतम पश्चिमी इलाका। एक चीज़ और जो मैंने पर्सनली देखी है कि जो बच्चे होते हैं वो 300 मार्कर या 200 मार्कर के उत्तर बहुत अच्छे लिख पाते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनको खुलकर बात करनी होती है, और दूसरे जहाँ पर अगर 3 मार्कर या जो 5th या 6 मार्कर होते हैं उनमें वो अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि ज्ञान तो सबके पास होता है, उसको प्रेजेंट करना सबसे महत्वपूर्ण है, और यही कला मैं आपको इतने दिन से सिखा रहा हूँ। शायद आप में से कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे। अब यहाँ पर हम इसको मैप के थ्रू भी डिफाइन करेंगे कि भारत का शुष्क प्रदेश कौन सा है। तो ये हमने बता दिया है कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लगाकर भारत का ये, और तटीय प्रदेश यानी कि पश्चिमी घाट को छोड़ दे इधर वाले क्षेत्र को, यहाँ से लगाकर ये सारा जो इलाका आपको दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, शुष्क प्रदेश यहाँ पर कहलाता है। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ मैप तो आपको ज़रूर बनाना आना चाहिए भारत का, और एमपी का ये तो आप अच्छे से सीख जाइए। अब यहाँ पर समस्या है वो आपको बताने की क्या क्या समस्या यहाँ पर है और रीज़न क्या है, तो यही इनको हम पॉइंट के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि भारत का शुष्क कृषि प्रदेश पूर्णतः मौसमी है, अतः मानसून की अनिश्चितता से उत्पादकता में कमी होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे यहाँ पर प्रश्न पे एक बार और चल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रश्न में पूछा क्या था। यहाँ पर लिखा है कि करते हुए उनकी समस्या विकास के उपाय बताइए, यानी कि जो शुष्क कृषि प्रदेश हैं उनमें क्या समस्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ, और यही पहला पॉइंट कि यहाँ पर क्या है, पूर्णतः मौसमी है, अतः मानसून की अनिश्चितता से उत्पादकता में क्या होती है, कमी होती है। तो पहले ही ये समस्या हो गई शुष्क कृषि प्रदेश की। दूसरा ये कि शुष्क प्रदेश अधिकांशतः मात्र 4 माह नमी युक्त होते हैं, अतः केवल वर्षा फसल ही अच्छी हो पाती, रबी व जायद नहीं। तो ये दूसरी यहाँ पर समस्या है। तीसरा पॉइंट कि इस क्षेत्र में बंजर व न्यून उर्वरक भूमि अधिक है, अर्थात बाहरी निवेश की आवश्यकता होती है।
यानी कि यहाँ पर होता है कि जो ज़मीन है वो बंजर और न्यून उर्वरक होती है, यानी कि इसमें अलग से खाद देना पड़ता है, कीटनाशक देना पड़ता है, उर्वरक क्षमता बढ़ानी पड़ती है, यानी कि किसानों की जो लागत है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो किसानों की आर्थिक स्थिति है वो भी यहाँ पर इन प्रदेशों में क्या हो जाती, खराब से हमें देखने को मिलती है। और चौथा पॉइंट, मध्य प्रदेश से दक्षिणतम हिस्सा भौगोलिक दृष्टि समतल नहीं है, अतः नहर विकास की उन्नत अवस्था में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भी लगभग आप जाएंगे तो विंध्याचल, उसके अलावा बाद में फिर सतपुड़ा आ गई, फिर उसके अलावा जो गोदावरी है, गोदावरी नदी के आसपास की जो श्रेणियाँ हैं, बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, और महाराष्ट्र पूरा उबड़ खाबड़ क्षेत्र यानी कि समतल नहीं है। ऐसी कंडीशन वहाँ पर नहरों का विकास भी नहीं हो पाता है, तो जो किसानों को सिंचाई परियोजना है उसका लाभ भी उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है। तो ये तो हमने चर्चा करी शुष्क कृषि प्रदेशों की समस्या की। अब बात करेंगे उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं उनके लिए। तो पहला ये कि शुष्क कृषि प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों की बेहतर उपयोगिता है, जैसे कि पंजाब हरियाणा हरित क्रांति से कृषि उत्पादन बेहतर है। तो अभी हमने ऊपर देखा है कि पंजाब और हरियाणा बाकायदा शुष्क प्रदेश में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसानों की जो स्थिति अच्छी है वो पंजाब और हरियाणा में है। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है कि सरकारी कार्यक्रम, जैसे कि जब हरित क्रांति आई थी तो हरित क्रांति ने ही हरियाणा और पंजाब की तस्वीर बदल कर रखी। तो यहाँ पर पहला उपाय ये हो सकता है कि बाकी राज्यों में भी क्या हो, जो सरकारी कार्यक्रम है उन सरकारी कार्यक्रमों को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कि इन क्षेत्रों में बाहरी लागत अधिक है, अतः ऋण के माध्यम से कृषकों की ये सुविधाएं उपलब्ध हो। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि बाहरी लागत यानी कि खाद, कीटनाशक, सिंचाई के लिए पाइपलाइन, बहुत सारी चीज़ें होती। तो यहाँ पर जो किसान है उनको ऋण अगर बेहतर तरीके से मिल जाए तो क्या होगा, अच्छे तरीके से उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। इसके अलावा स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भूमिगत जल का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर पानी बिगाड़ना बहुत कम संभावना होती है, आप ज़्यादा पानी नहीं कर सकते। तो इसी कंडीशन स्प्रिंकलर और अगर ड्रिप सिंचाई प्रणाली हो तो इसके माध्यम से न्यूनतम पानी से भी अधिकतम सिंचाई या अधिकतम जो उत्पादकता है वो लाई जा सकती है। देन इसके अलावा चौथा पॉइंट ये कि वर्षा जल संग्रहण हेतु तालाबों एवं पोखरों का अत्यधिक निर्माण एवं भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए क्या किया जाए, जैसे कि आपने राजेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, जल पुरुष। उन्होंने राजस्थान में जिस प्रकार तालाबों, पोखरों आदि के माध्यम से भूमिगत जल स्तर बढ़ाया था, वैसे भी क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमने बात करी यहाँ पर क्या क्या कारण यानी कि समस्या और उपाय की। अब फाइनली एक हम यहाँ पर कंक्लूजन दे देंगे। हालांकि यही शुष्क प्रदेश भारत के 80% दालों की आपूर्ति करता है, ज्वार 90%, तिलहन 75% और कपास 65% इस प्रदेश की उत्पादकता है। बदलते जलवायु प्रदेश में इन्हीं क्षेत्रों की उत्पादकता अन्य क्षेत्रों में सुधार की आशा है। यानी कि होगा ये कि जब जलवायु परिवर्तन होगा तो इन क्षेत्रों के सामने और अधिक समस्या आएगी। ऐसी कंडीशन में जो अन्य क्षेत्र है वहाँ से उत्पादकता ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद की जानी चाहिए। अगर इन क्षेत्रों में जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल चीज़ें नहीं बदली तो हो सकता है आने वाले समय में जो परिणाम है वो और गंभीर देखने को हमें मिल सकते हैं। चलिए साथियों, तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो, जिसमें हमने पूरे प्रश्न को बड़े अच्छे से पड़ताल करी और आपको बहुत सारी नई जानकारी यहाँ पर जानने को मिली होगी। तो आशा करता हूँ कि मैं आपकी इस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से मदद कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।